हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक शेष द्वंद्व समास। क्या पढ़ेंगे आज हम? एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास किसे कहते हैं? एक शेष द्वंद्व समास उस समास को कहते हैं जिस समास में दो या दो से अधिक पदार्थों के लिए एक ही पद शेष रहता है, उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक शेष द्वंद्व समास। जिस द्वंद्व समास में समास विग्रह में अनेक पदों का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है समास विग्रह में? तो अनेक पदों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन परंतु समस्त पद बनने पर एक ही पद शेष रहता है। एक ही पद कब शेष रहता है? जब समस्त पद बनता है तब एक ही पद शेष रहता है। अथवा जिस समास में दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के लिए एक ही पद शेष रहता है, उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। एक शेष द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जब समस्त पद बनता है तब एक ही पद शेष रहता है, उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। और समास विग्रह में अनेक पदों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जाया च पति ही छ, जाया छ पति ही छ, यानी समास विग्रह हो गया और समस्त पद बना जमपति। जमपति एक ही पद शेष रहा, तो कौन सा समास हुआ? एक शेष द्वंद्व समास। उसी प्रकार तत्छ, तत्छ तत्छ, ये तो हो गया समास विग्रह और रूप बना तानी। क्या बना? तानी। कौन सा समास हुआ? एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास में समस्त पद बनाने के नियम, समस्त पद बनाने के नियम। ठीक है, जब एक ही प्रकार के समान रूप वाले शब्द का प्रयोग हो, वहाँ एक शेष द्वंद्व समास होता है। कहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास का प्रयोग होगा? जहाँ पर एक ही प्रकार के समान रूप वाले शब्द हो, वहाँ पर। इसमें समस्त पद बनाते समय विग्रह कार्य में प्रयुक्त पद संख्या के अनुसार समस्त पद को द्विवचन अथवा बहुवचन में लिखा जाता है। जैसे रामः च, रामः छ, रामः छ, रामः छ, तो समस्त पद बनेगा द्विवचन में, तो क्या बनेगा? रामो। ठीक है, कौन सा समास हुआ? एक शेष द्वंद्व समास। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है आशा च, आशा च, आशा च, तो कौन सा समास हुआ इसमें? एक शेष द्वंद्व समास, और यहाँ पे समस्त पद बनेगा बहुवचन में आशाह। उसी प्रकार तीसरा है फले, फलम छ, फलम छ, रूप बना फले। ठीक है, कौन सा समास हुआ? एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस द्वंद्व समास में समास विग्रह में अनेक पदों का प्रयोग किया जाता है तथा समस्त पद बनाते समय उसमें एक ही पद शेष रहता है, उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा नियम है जब अलग अलग रूप वाले शब्दों का अर्थ समान हो, जब अलग अलग रूप वाले शब्दों का अर्थ क्या हो? समान हो, वहाँ एक शेष द्वंद्व समास होता है। जैसे वक्रदंडः च कुटिलदंडः च, वक्रदंडः च कुटिलदंडः च का दोनों शब्दों का अर्थ समान है, तो क्या बनेगा? एक शेष द्वंद्व समास में वक्रदंडो। क्या बनेगा? वक्रदंडो। उसी प्रकार पत्नी छ, भार्या छ का बनेगा पत्न्यो। ठीक है, तीसरा नियम है जब पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हो, उसमें एक शेष द्वंद्व समास होता है। कहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास होगा? जब पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों का, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हो, उसमें एक शेष द्वंद्व समास होता है और इसमें समस्त पद पुल्लिंग में शेष रहता है। किसमें होगा? समस्त पद पुल्लिंग में। ठीक है, जैसे सवसुरो, सवसुरो, सवसुरो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो समास विग्रह हुआ सवसुरुहु, सवसुरुहु च, सवसुरः च, समस्त पद बना सवसुरो। ठीक है दोस्तों, चौथा नियम है यदि संज्ञा शब्द के बाद सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो तो उसमें समस्त पद सर्वनाम शब्द का शेष रहता है। यदि संज्ञा शब्द के बाद सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो तो उसमें समस्त पद सर्वनाम शब्द का शेष रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे संज्ञा के बाद सर्वनाम हो या सर्वनाम के बाद संज्ञा हो
तो समस्त पद सर्वनाम में शेष रहेगा। जिस प्रकार यहाँ पे आपके सामने उदाहरण है श्यामः च सह च, तो समस्त पद सर्वनाम में शेष रहेगा तो क्या होगा तो, समस्त पद क्या बनेगा तो। उसी प्रकार सा च लता च, तो समस्त पद बना ते। उसी प्रकार बालको च यो च, तो समस्त पद बना ये। ठीक है, आया समझ में। पांचवा नियम है केवल सर्वनाम पदों का परस्पर मेल हो वहाँ बाद वाला सर्वनाम पद शेष रहता है। पांचवा नियम क्या कहता है? केवल सर्वनाम पदों का परस्पर मेल हो वहाँ बाद वाला सर्वनाम पद शेष रहता है। जैसे सह च, यह च, कह च, तो क्या शेष रहेगा? के। ठीक है, उसी प्रकार या च, सा छ, तो क्या शेष रहेगा? ते। ठीक है, उसी प्रकार छठा नियम है जब तीनों लिंगों के शब्द किसी भी क्रम में प्राप्त हो वहाँ समस्त पद नपुंसकलिंग में रहता है। जब तीनों लिंगों यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में के शब्दों में से किसी भी क्रम में प्राप्त हो वहाँ पर समस्त पद नपुंसकलिंग में रहता है। जैसे रामः च, रमा च, पुष्पम छ, तो समस्त पद किस में रहेगा? नपुंसकलिंग में। तो नपुंसकलिंग शब्द कौन सा? पुष्प, तो समस्त पद बनेगा पुष्पाणि। रामः क्या है? पुल्लिंग और रमा क्या है? स्त्रीलिंग, तो समस्त पद बना नपुंसकलिंग में पुष्पाणि। सा च यद छ सुबासह च, तो क्या बनेगा यहाँ पे? यानी। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा आज? एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस द्वंद्व समास में समास विग्रह में अनेक पदों का प्रयोग किया जाता है परंतु समस्त पद बनने पर एक ही पद शेष रहता है, उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पांचवा समास, केवल समास। ठीक है, केवल समास। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, यानी विशेष संज्ञा से मुक्त समास केवल समास होता है। केवल समास कौन सा होता है? जो विशेष संज्ञा से मुक्त होता है वह केवल समास होता है। अर्थात केवल समास को कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि के अलावा समास केवल समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के अलावा जो समास बचता है वह केवल समास है। ठीक है, जिसका सूत्र है सहसुपा। क्या है? सहसुपा। सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। क्या कहता है सहसुपा सूत्र? सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। जैसे उदाहरण आपके सामने है, पहला भूतपूर्वः, क्या है? भूतपूर्वः, जो समास विग्रह होगा पूर्वम भूतः, क्या होगा? पूर्वम भूतः। दूसरा है वागर्थाविव, वागर्थाविव का समास विग्रह होगा वागर्थो, वागर्थो एव, वागर्थो एव। उसी प्रकार तीसरा है अभूतपूर्वः, अभूतपूर्व का समास विग्रह होगा पूर्वम अभूतः, पूर्वम अभूतः। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।